इस वक्त हम मौजूद हैं नदेसर के पार्किंग जोन में और यहाँ पे जो बसें हैं, टूरिस्ट बसें यहाँ पे खड़ी होती हैं। और अगर हम आपको बसों की स्थिति दिखाएंगे तो आप वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि जो बसें यहाँ पे खड़ी हैं उनके जो पहिए हैं वो जमीन में बिल्कुल धंस चुके हैं और बसों के जो दरवाजे होते हैं अगर उन पे नजर डालें तो उनके पास से पौधे उग रहे हैं। तो वाकई में ये स्थिति हैरान कर देने वाली है। जो बसें कभी सड़कों पे दौड़ती थी टूरिस्ट को लेके, उनकी स्थिति आज ये हो चुकी है। आप देखेंगे तो साफ ये हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो पौधे हैं वो उग आए हैं। तो सरकार से लोगों को यही उम्मीदें हैं और इनके जो ड्राइवर हैं, इनके जो ओनर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो लगातार 6-7 महीनों से लॉकडाउन चला आ रहा है कोरोना की वजह से, वो हटे जल्द से जल्द और बनारस में एक बार फिर से टूरिस्ट जो है, जो पर्यटक है, वो आ सके और इनके चेहरों पे, इनके घरों पे वो रौनक देखने को मिले जिनका इनको 6-7 महीनों से लगातार इंतजार है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर प्रभाकर पांडे। तो सर, आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि लॉकडाउन में क्या असर टूरिस्ट एसोसिएशन और यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है बनारस का, वो कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ? लॉकडाउन के दौरान टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सबसे अधिक प्रभावित हुआ। एकदम जीरो हो गया है, क्योंकि 22 मार्च से ही हमारे यहाँ टूरिस्ट आने बंद हो गए हैं और कब तक ये नहीं आएंगे ये पता नहीं है। हो सकता है हम लोग को 6 महीना या साल भर भी लगे या 1.5 साल भी लगे, जब तक हम लोग को वैक्सीन नहीं आ जाता है। वैक्सीन आने के बाद भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 6 महीना बाद ही नॉर्मल सी होगा। तब तक के लिए तो हम लोग की सारी गाड़ियाँ सब खड़ी है। अभी हाल ही में जैसे कि देव दीपावली भी आने वाली है और इसे लेकर लाखों की संख्या में विदेशों से पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। तो इस बार क्या रहेगा कि देव दीपावली फीकी रहेगी या जो पर्यटक है बनारस में इस बार नहीं आएंगे? पर्यटक तो उम्मीद नहीं है आने के लिए, या इक्का दुक्का कुछ लोग अगर लोकल डोमेस्टिक टूरिज्म आ जाए तो आ जाए। फॉरेन टूरिस्ट तो नहीं आना है, इसलिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट ही बंद है। तो जब तक फ्लाइट नहीं खुलेगा तब तक कैसे क्या कर सकते हैं कि टूरिस्ट आएगा। तो अभी समय तो लगेगा और इस साल तो बिल्कुल ही टूरिस्ट नहीं आएंगे, जहाँ तक ये उम्मीद है। कोरोना की वजह से अचानक से ही लॉकडाउन लगा था 22 मार्च के बाद, तो टूरिस्ट के आने की संख्या कम हो गई, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे पर्यटक रहे होंगे जिन्होंने बुकिंग करवाई थी। तो अचानक से फिर उनकी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी होगी, तो कितनी समस्याएं फिर झेलनी पड़ी थी? बहुत सारी हैं, बुकिंग तो कैंसिल कर दिया गया। बहुत टूर ऑपरेटर्स हैं जो फ्लाइट टिकटें बुक कराए थे, उनका फ्लाइट का पैसा नहीं वापस हुआ। फ्लाइट वाले, एयरलाइंस वाले कहते हैं रिशेड्यूल करेंगे फ़्लाइट को। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। हाँ, और हम लोग तो एकदम ज़मीन पर आ गए हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार हमारी टैक्स तक नहीं माफ़ कर रही है। 2 महीना के मात्र टैक्स माफ़ की है, जबकि अन्य राज्यों में 6-6 महीना का टैक्स माफ़ हुआ है। तो हम अभी सरकार से हम लोग प्रधानमंत्री के ऑफिस भी गए थे आज, और वहाँ भी पत्रक दे के ACM साहब को आए हैं कि हम लोग की टैक्स माफ़ किया जाए। और क्या उम्मीद है सरकार से आपको? सरकार से ये है कि वही है, टैक्स माफ़ करे, इंश्योरेंस माफ़ करे, हम लोग को जो अपना EMI है, बसों का किस्त है, वो सब मॉनिटोरियम आगे बढ़ाए। ये सारी चीज़ें हैं। और हम लोग के लिए कोई स्पेशल पैकेज टूरिज्म के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए दे। बात करें यहाँ से जो एक बस जब चलती है तो उससे कितने लोगों का गुजारा होता है, कितने लोगों के परिवार का गुजारा होता है? देखिए, एक बस जब चलता है तो एक बस से कम 4 से 5 लोगों का तो गुजारा होता ही होता है। भाई, एक बस में एक ड्राइवर होता है, उसका परिवार चलता है, कंडक्टर का परिवार चलता है, मालिक का परिवार चलता है, प्लस उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो एजेंट बुकिंग देता है उसका भी परिवार चलता है, काफ़ी लोगों का परिवार चलता है। इससे आप समझिए कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनारस में, खाली ट्रांसपोर्ट बनारस में लॉकडाउन होने से 2-4 लाख परिवार जो है इससे प्रभावित हुआ है। यहाँ पे सबसे अधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं बनारस में? बनारस, देखिए, बनारस में तो दोनों तरह के टूरिस्ट हैं। एक हिंदुइज्म के भी टूरिस्ट हैं, बुद्धिज्म के भी है। हिंदुइज्म मीन्स काशी विश्वनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पर जो है सारे साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। सेकेंडली बुद्धिज्म है, सारनाथ है। सारनाथ के चलते बुद्धिस्ट कंट्रीज जितने भी है, जैसे श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, इन सब कंट्रीज से भी थ्रू आउट द वर्ल्ड यूरोपियंस भी आते हैं। सभी तरह के टूरिस्ट आते हैं। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है ये, एंशिएंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जिसके चलते सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और बनारस में टूरिज्म ही मेन वो है। जो पार्किंग है उसके जो केयर टेकर है उनसे हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे टूरिस्ट आते थे लॉकडाउन से पहले, तो किस संख्या में टूरिस्ट बसें यहाँ से चलती थी और इस समय लॉकडाउन के बाद क्या असर इनको देखने को मिल रहा है? तो आप अपना परिचय लाइव वीएनएस को दीजिए।
मेरा नाम सुमित मसीह है, मैं यहाँ केयर टेकर हूँ। आप ये बताइए कि लॉकडाउन से पहले जो पर्यटक आते थे उनकी संख्या कितनी होती थी और यहाँ पे जो अभी बसों की स्थिति है वो पहले इस तरीके से थी? पूरी पार्किंग बस खड़ी नहीं होती थी, पूरी बस एकदम बाहर रहती थी। और इस समय ऐसा हो गया है कि पूरी बस खड़ी है, तो यहाँ पार्किंग एक भी बस, एक भी छोटा कोई चीज़, छोटी भी गाड़ी नहीं मिलती थी। यहाँ पे जो पर्यटक हैं कहाँ से आते थे? बहुत मतलब इंडिया के बाहर से, इंडिया से जो पर्यटक आते थे, चाइना, कोरिया, यूरोप की सारी कंट्री और बर्मा, थाईलैंड, सारे पर्यटक आते थे। आप अपना परिचय लाइव को दीजिए। हम जहीर अहमद टूरिस्ट ड्राइवर, बस ड्राइवर हैं और हम 1996 से इस काम को कर रहे हैं। ऐसी कभी स्थिति नहीं आई थी। तो अभी लॉकडाउन के बाद क्या असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी टिकट ऑलरेडी बुक करवाई गई रही होगी पर्यटन के द्वारा? एक्चुअली सारा टूर पैकेज जो बिकता है विदेश से, वो हम लोग को 1 महीना पहले मालूम हो जाता है, इन्फॉर्म कर दी जाती है। अभी तो ऐसा है कि हम लोग 6 महीना पीछे तक भी हम लोग पता करते हैं तो नहीं मालूम होता। और कंडीशन ये है कि सारी गाड़ियाँ सिलेंडर होके खड़ी हैं, गाड़ियों में रोज़ काम निकल रहा है। अगर गाड़ी कोई भी पार्किंग से निकलेगी तो 10-20-50 हज़ार का उसमें काम निकलेगा। और जो ड्राइवर इसके भरोसे थे वो कभी रोड सर्विस या कोई इंडियन काम करते नहीं थे, उनकी कंडीशन क्या होगी इसके लिए हम आपको क्या बताएं। तो इस समय बात करें लॉकडाउन में, तो अभी आपके परिवार का गुजारा कैसे हो रहा है? जो आदमी के पास बैलेंस था वो खा गया, बाकी इनसे उनसे लेके खा रहा है, और क्या करेगा। और धीरे धीरे अब अनलॉक का फेज शुरू हो गया है, तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से कि क्या करना चाहिए सरकार को? से हम लोग, हमारी जो यूनियन है, कई बार डिमांड की, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार से कई बार यहाँ से लेटर गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पर्यटन विभाग के पास भी, कोई हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती। हम लोग लोग बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, हम उनके सर्विस देते हैं, हमारे लिए कोई सुविधा सरकार के पास नहीं है। अभी बनारस में देखा जाए तो देव दीपावली को लेके बहुत ज़्यादा ही उत्साह होता है और लोग विदेशों से भी इसे देखने के लिए आते हैं, तो इसके बारे में इसे लेकर कुछ तैयारियां हो रही हैं? ऐसा अभी हम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। काशी एक ऐसा शहर है जहां पे विदेशों से भी पर्यटन आते हैं और इसके साथ ही साथ भारत के भी कोने कोने से यहाँ पे जो पर्यटक होते हैं वो आते हैं। चाहे बात काशी विश्वनाथ की करें, चाहे सारनाथ की बात करें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पर्यटक निदेशालय में और बात करने जा रहे हैं हम पर्यटन अधिकारी मिस्टर कीर्तिमान श्रीवास्तव थे। सर, आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि जब लॉकडाउन लगा तो जो पर्यटन की स्थिति थी, चाहे बात जो विदेशों से आते थे या फिर देश के कोने कोने से आते थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आने वाले थे जिनके टिकट जो है वो बुक हो चुकी थी। तो इसको लेकर के कितना नुकसान देखने को मिला था? ये नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे मार्च में लॉकडाउन लगने से पहले लमसम 2.5 लाख से 3 लाख देशी पर्यटक और विदेशी 30 से 40 हज़ार आ चुके थे। और आज चूँकि कोई विदेशी पर्यटक नहीं आ रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है पूरी तरह से, और जो देशी पर्यटक भी आ रहे हैं वो मुश्किल से 5,000 से 10,000 पर्यटक आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि 90% का तो डाउनफॉल आया है। लेकिन हाँ, अनलॉक के बाद जब खुला है तो उसमें पॉजिटिव चीज़ है कि एक हफ्ते में सारनाथ म्यूज़ियम में टिकट के बाद भी लमसम 1,000 लोग आए और मंदिरों में भी लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आ रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो स्थिति ठीक है, धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हाँ, बुकिंग कैंसिल हुई थी उस समय, जिस समय लोग पहले से बुकिंग करा लेते थे मार्च अप्रैल की। तो मार्च अप्रैल की बुकिंग कैंसिल हुई थी, उससे होटल वालों को नुकसान हुआ भी है। और अब आने वाले समय में होटल भी अपने आप को कोविड के साथ अपने को मार्केट कर रहे हैं कि हमारे सारा कोविड-19 के सारे जो भी SOPs हम पालन कर रहे हैं। और गेस्ट को ये भी बता रहे हैं कि हम लोग सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो गेस्ट आएंगे, धीरे धीरे आएंगे और अभी भी ठीक चल रहा है। अभी तो खुला है, आप लोग भी देख रहे हैं कि कोविड का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि गेस्ट नहीं आ रहे हैं। अभी चूँकि रिस्ट्रिक्शंस हैं तो टिकटिंग वगैरह है, जैसे धम्मे की स्तूप में, और बाकी मंदिरों में भी अभी दूर से दर्शन है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग बच रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, संख्या ऐसी नहीं, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है। अनलॉक का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो चुका है, तो जो टूरिस्ट आ रहे हैं
उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होटल्स को दी जा रही है या फिर जो पर्यटक आ रहे हैं उनको गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए दी जा रही है? देखिए, टूरिस्ट के लिए विशेष रूप से यही गाइडलाइन है कि एक तो वो खुद सैनिटाइज़र अपने पास रखें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। होटल को मेन रूप से ये है कि वो किसी भी स्थिति में किसी भी रूम को बिना सैनिटाइज करिए नहीं देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के बाद ही लोगों को लेंगे, सभी का रिकॉर्ड रखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, थर्मल स्कैनिंग करेंगे, ऑक्सीमीटर चेक करेंगे, और अगर किसी के साथ भी कोई रात बिरात या कोई दिक्कत होती है लेट आवर्स में या कभी भी होती है, तुरंत सीएमओ को सूचित करेंगे और उसको मेडिकल फैसिलिटी के लिए भेजेंगे। और सभी को ये, चूँकि सभी के लिए निर्देश भी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कंट्रोल रूम से संपर्क करके अपना चेक करा लें, टेस्ट करा लें, एंटीजन करा लें, चाहे RT-PCR करा लें। तो लोग टेस्ट भी करा, मतलब हमारे ऐसा नहीं कि पहले से टेस्ट करा के आना, अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो टेस्ट करा सकते हैं। और बाकी थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीमीटर, मेन दो ये चीज़ें हैं जो कि सारे होटल कर रहे हैं, कोई भी होटल ऐसा नहीं जो कि न पालन कर रहा हो। और टूरिस्ट को भी ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर से ना निकलें, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से आकर के घूमें, कोई दिक्कत नहीं है। बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लें और सैनिटाइजर्स का यूज़ करते रहें, हाथ धोते रहें बार बार। काशी को त्योहारों की नगरी कही जाती है और जो सावन के बाद से सीजन होता है वो त्योहारों का लगातार शुरू हो जाता है। तो अभी जो मेन है वो देव दीपावली खास है और दुर्गा पूजा खास है, तो इसको मद्देनज़र क्या तैयारियां हैं, क्या कोशिश की जा रही है कि जो पर्यटक है वो आएँ और जो काशी की रौनक है एक बार फिर से खिल जाए? जी, ये अभी कहना जल्दी होगा क्योंकि इस पे जिला प्रशासन ही निर्णय लेता है कि इन त्योहारों को किस तरह से मनाना। जैसे अभी आपने देखा कि जो भी त्यौहार बीते उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी कि नहीं, ये इसमें स्नान नहीं होगा। तो अगर इस पर प्रशासन निर्देश ऐसा भी देता है दुर्गा पूजा का और विशेष रूप से देव दीपावली का कि कितने लोगों पे करनी है या कितने घाटों पे करनी है, कितने दिए जलाने हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कितने लोग रहेंगे, ये सब गाइडलाइन जैसी आएगी उसका पूरा पालन कराते हुए उनको त्यौहार संपन्न कराए जाएंगे। अभी कोई ऐसी गाइडलाइन आई नहीं है हमारे पास। जी, लाइव BNN से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थे कीर्तिमान श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि क्या गाइडलाइंस है और किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है कि जो काशी में पर्यटक आ रहे हैं, चाहे वो देश के कोने कोने से इस समय आ रहे हैं कोरोना काल को देखते हुए, तो बाकायदा सैनिटाइजर का ध्यान रखा जा रहा है और कोविड-19 से लेकर जो भी गाइडलाइंस है वो उनसे फॉलो करवाने के लिए निर्देश दिया जा रहा है, चाहे वो होटल्स हो या फिर खुद जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। बनारस में देश विदेश में हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बनारस में टूरिस्ट और ट्रैवल से जुड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं, इस इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं उनसे बात करने जा रहे हैं। तो सर, आप अपना परिचय सबसे पहले लाइव BNN को दीजिए। मैं अवनीशकांत पाठक, श्री दर्शन टूर्स इंडिया मेरी फर्म का नाम है और वाराणसी में वाराणसी टूरिज्म गिल्ड जो है इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स और होटेलियर्स का जो है एक एसोसिएशन है, उसका मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आप ये बताइए कि लॉकडाउन में क्या समस्याएं देखने को मिल रही है जो टूरिज्म और ट्रैवल एजेंसी है उनको? मैम, सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों के लिए फाइनेंस की है। फाइनेंशियल हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमें जो है अब तो मोरिटोरियम से भी नहीं मिलने जा रहा है कोई छूट, और जो मोरिटोरियम का छूट भी हमको मिला है उसमें जो इंटरेस्ट देना है तो वो हमारे लिए तो एक तरह से दोहरा दंड है। एक तो कोरोना दंड और ऊपर से जो है ये मोरिटोरियम का जो इंटरेस्ट का है ये हमको देना पड़ेगा जो है। तो इन सब चीज़ों में हमें रिबेट मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल टूरिज्म सेक्टर को छोड़ दिया गया। मतलब हमें लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा पर्यटन की बात करते हैं और हम लोग काफ़ी उम्मीद में थे जो है कि हमको पर्यटन के लिए कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पर्यटन के लिए अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। MSME में भी ढेर सारी चीज़ें लाई गई जो है कि सर्विस सेक्टर को और MSME को, प्रोडक्ट के सेक्टर को, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, कंज्यूम करके एक किया जा रहा है। तो उसमें भी हम लोग जब सर्विस सेक्टर के लोग MSME में जा रहे हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा क्लास हैं कि अच्छी प्रोफाइल के लोग भी वहाँ पे फेल हैं। हमारे लिए वहाँ पे कुछ है नहीं, केवल अगर कुछ है जो है तो वो टीवी पे है, अनप्रैक्टिकल कहीं कुछ नहीं है। मेरे पास जो है MSME के अधिकारियों का भी नंबर है, हम लोगों ने कई बार बातचीत भी किया जो है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। हम लोगों को कहीं भी जो है कोई रिबेट अभी तक नहीं मिला है।
अब धीरे धीरे अनलॉक का सिलसिला शुरू है और बनारस की बात की जाए तो यहाँ पे देव दीपावली जो है वो बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग लाखों की तादाद में आते हैं। तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीद है कि क्या पर्यटक जो है वो आएंगे इस बार? इस बार तो मैम हमें लगता है कि पर्यटक आएंगे नहीं इस बार जो है, क्योंकि जो भी पीछे की हमारी बुकिंग है वो सब कैंसिल हो चुकी हैं। और इसकी जो देव दीपावली की बुकिंग होती है वो हमारे पास 1 साल 1.5 साल पहले से एडवांस की बुकिंग होती है। सारी चीज़ें हम लोगों को कंफर्म करना पड़ता है और सबसे बड़ी चीज़ की फाइनेंशियल लेवल पे भी कंफर्म करना पड़ता है। हम होटल्स को पेमेंट करते हैं, गेस्ट हमको पेमेंट करता है, एक ये भी रहता है तरीका जो है, और इसी तरीके से ये काम होता है। तो देव दीपावली पे इस बार तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट के लिए मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट जो है हमको कुछ मिलेगा अगले देव दीपावली पे। आप अपना परिचय लाइव ऑडियंस को दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मेरी फर्म का नाम ट्रैवल ओशियन है और मैं एक इनबाउंड टूर ऑपरेटर हूँ। 22 मार्च से जब से देश में लॉकडाउन हुआ उसके बाद से क्या कंडीशन रही है, कितना प्रॉब्लम जो टूरिस्ट एसोसिएशन होते हैं, एजेंसीज होती हैं, उनको देखने को मिली? देखिए 22 मार्च को तो लॉकडाउन हुआ, लेकिन एक ट्रैवल एजेंट के नाते हम लोग की प्रॉब्लम 10 तारीख के बाद ही शुरू हो गई थी, जिस समय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सारे वीज़ा सस्पेंड किए जा रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट से, और जो भी टूरिस्ट इंडिया में हैं वो जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाएं। और उस चीज़ की वजह से सारी चीज़ें अभी तक प्रभावित हैं। मतलब आप देख रही हैं ना वीज़ा अभी भी कोई मिल रहा है, ना ही कोई फ़्लाइट शुरू हो रही है इंटरनेशनल। तो टूरिज़्म सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। बात करें जो डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स होती है या फिर जो टूरिस्ट होते हैं तो उनकी क्या कंडीशन है? क्या वो इस समय टिकट्स बुक करवा रहे हैं या फिर आ रहे हैं कोरोना के डर से, या फिर नहीं आ रहे हैं? देखिए डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो लगभग 80% शुरू हो गई हैं जो अन्य शहरों से थी। 20% ऐसी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी जो कि सिर्फ टूरिस्ट बेस्ड थी, जैसे आगरा के लिए, खजुराहो के लिए, उदयपुर के लिए, जयपुर के लिए। वो फ़्लाइटें अभी शुरू नहीं हुई हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइटों को इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि ट्रेनों का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो एकमात्र एक्सेसिबिलिटी है जाने आने के लिए वो फ़्लाइट की ही लोग चुन रहे हैं, उसके द्वारा जा रहे हैं। इसलिए फ़्लाइट्स में भी अभी 70-75% की ऑक्यूपेंसी हो रही है। जैसे दिल्ली, बॉम्बे, इन सब शहरों के लिए जो फ़्लाइटें हैं उसमें 70-80% की ऑक्यूपेंसी मिल जा रही है। आप अपना परिचय लाइव ऑडियंस को दीजिए। मेरा नाम संतोष सिंह है। मेरे 2 फर्म है, स्पिरिचुअल टूर एंड होली वॉजेस, और मैं इनबाउंड टूर ऑपरेटर हूँ। इवन मैं डोमेस्टिक काम भी अच्छा करता हूँ। बात करें जो टूरिस्ट आते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ के टूरिस्ट आते हैं और किन से ज़्यादा फ़ायदा होता है? देखिए सबसे अधिक तो इनबाउंड टूरिस्ट का फ़ायदा होता है जो विदेशों से आते हैं, क्योंकि विदेशों से आने से होता क्या है कि हम लोग को विदेशी मुद्रा मिलता है भारत को, और विदेश से जब यहाँ आते हैं क्लाइंट तो हम लोग उनको मुद्रा को उनको कई बार कहीं दुकान पर ले जाते हैं, होटल में रहते हैं, तो कई तरह से उनको मिलता रहता है पैसा, तो इसमें भारत को फ़ायदा रहता है उसमें। लगातार जो टूरिस्ट एसोसिएशन वाले हैं वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं और पीएमओ को ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम के पास भी लगातार जा रहे हैं, तो क्या कुछ फायदा इससे देखने को मिल रहा है? जो आपकी मांगे हैं उसको पूरी करने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है? अभी तक सिंगल एक पैसा किसी चीज़ में नहीं मिला है। जब से लॉकडाउन हुआ 22 मार्च से लेके अब तक 6 महीना हो गया, हम लोग की गाड़ियाँ उसी तरह खड़ी हैं, इवन ड्राइवर भी उसी तरह है और स्टाफ भी रखे हुए हैं। हम लोग अपने पॉकेट से पैसा दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं कुछ भी नहीं मिला, ना आश्वासन भी मिला है। इवन हम लोग ये सोचे कि गाड़ी का कुछ टैक्स ही माफ़ हो जाए, ये हो जाए, तो उन्हें टैक्स के लिए तो कर दिया है, लेकिन इंश्योरेंस कराना है, ये कराना है, कई तरह का भी कहीं तरह से कुछ भी नहीं मिला है। 2 महीने का टैक्स माफ़ किया लेकिन उससे भी कहीं कुछ मिला नहीं। ड्राइवर को हमको देना है, इंश्योरेंस का देना है, ये सब कहाँ से हम करते हैं? सर आप अपना परिचय लाइव ऑडियंस। मेरा नाम अनिल त्रिपाठी है, मैं मगध ट्रेवल्स में एज ए ब्रांच मैनेजर हूँ। बात करें टूरिस्ट की तो लॉकडाउन में कितने लोगों का टिकट्स जो है कैंसिल हुआ और कितना नुकसान बनारस के जो ट्रैवलर्स हैं उनको देखने को मिला? देखिए मार्च से ही बुद्धिस्ट सेक्टर जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर वाराणसी से ऑपरेट होता है, जो कि हमारे बुद्धिस्ट टूर आते हैं और बसें भर भर के टूरिस्ट जो है पूरे नहीं सिर्फ बनारस ही नहीं, बोध गया, कुशीनगर, वैशाली, ये सारी जगह घूमते हैं। तो मार्च में ही सारी बुकिंग कैंसिल हो गई और अभी जैसे आप समझिए कि जुलाई अगस्त से श्रीलंकन आने लगते हैं। श्रीलंका से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो एकदम पूरा टोटली जीरो हैं। और उसके अलावा बाकी सारे तरह के टूरिस्ट टोटली जीरो हैं, तो उसमें किसी को नहीं कह सकते कि कौन सा नहीं आ रहा है। जब भी टूरिस्ट आता है तो बसें जब चलती हैं या फिर फ्लाइट चलती हैं
तो उससे कितने लोगों की फैमिली चलती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो कहीं ना कहीं सबकी फैमिली परेशान है। देखिए, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसका 1 रुपए 10 रुपए के बराबर इम्पैक्ट देता है। एक टूरिस्ट अगर कहीं भी आता है किसी भी शहर में, तो उस शहर के कितने लोग रोजगार पाते हैं आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर वो होटल में रुका है तो होटल का वेटर भी, होटल का मैनेजर से लेके मालिक तक, फिर आप इनडायरेक्ट में देखिए तो वहाँ उस होटल में जो सब्जी का सप्लाई करता है, सब्जी वाला को फायदा हुआ, जिसने बेडशीट उनकी ड्राई क्लीन की वो धोबी भी बेनिफिट मिला, जिस दुकान में वो गए कुछ भी शॉपिंग किए वो शॉपकीपर भी, सभी कुछ बंद है। और अगर इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू कर दी जाएं, थोड़े से बचाव के साथ कुछ टूरिज़्म स्टार्ट हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसमें पहल करे तो। कहाँ के टूरिस्ट सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं बनारस में, और कौन सी जगह पे ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं? अगर बात खाली बनारस की करें तो सिर्फ बनारस की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग आते हैं, जो कि सुबह और शाम को जो है गंगा जी पे बोट राइड करते हैं। उसके बाद फिर बुद्धिस्ट कंट्री का नाम आता है, जैसे थाईलैंड है या फिर श्रीलंका है, मलेशिया है, ये सब बातें हैं। धन्यवाद। तो ये थे, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, यहाँ के जो पर्यटन अधिकारी थे उनसे भी बात की, साथ ही साथ जो टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हमने बात की और जाना कि लॉकडाउन के बाद से क्या स्थिति है और जब से धीरे धीरे अनलॉक का फेज जारी है तो क्या उम्मीदें हैं जो लोग सरकार से कर रहे हैं, और इनको ये भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन का फेज है वो हट जाए और जो टूरिस्ट है वो जल्द से जल्द काशी में आए, और काशी के साथ ही साथ भारत के कोने कोने में भी, विदेशों से भी जो सैलानी होते हैं वो आए। तो आगे की और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।